नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आज के इस सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे 2025 को पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले लाया जाता है, 1 डे बिफोर बजट इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है। वहीं बजट इकोनॉमिक सर्वे के एक दिन बाद लाया जाता है, यानी अगले दिन लाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में पास्ट ईयर के बारे में बात की जाती है। पास्ट ईयर का डेटा एनालिसिस, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं और गवर्नमेंट की सक्सेस रेट के बारे में बात की जाती है। वहीं अगर हम बात करें बजट की तो बजट में फ्यूचरिस्टिक बातें की जाती हैं, यानी आने वाले कल की बात की जाती है। सर, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड फिगर्स की बात की जाती है। गवर्नमेंट को आने वाले कल में कितना रिसिप्ट आएगा, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास एज ए इनकम आएगा और कितना पैसा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, इसके बारे में बात की जाती है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे 2025 को कुछ चैप्टर में डिवाइड किया गया है। हमने यहाँ चैप्टर्स लिखे हुए हैं और हम इसे चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है इंडियाज स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, जिसमें इंडिया की टोटल इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे, सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इंडियाज इकोनॉमी स्टडी एज शी गोज। द इकोनॉमिक सर्वे कंजर्वेटिवली प्रोजेक्टेड अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5 to 7% विथ रिस्क इवनली बैलेंस्ड। इकोनॉमिक सर्वे ने जो प्रोजेक्टेड जीडीपी दी थी, यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड जीडीपी इन्होंने दी थी इकोनॉमिक सर्वे ने, वो 6.5 से 7% थी। लेकिन इंडिया की जो रियल जीडीपी रही है वो 8.2% रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रो हुई है वो 8.2% से हुई है। और अगर बात करें क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टर वाइज 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर्स में से 4 में से 3 क्वार्टर में हमने 8.8% के मार्क को क्रॉस किया था। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है इंडिया के लिए। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, जी हाँ, रिटेल इन्फ्लेशन यहां पर रिड्यूस हुआ है। 6.7% फाइनेंशियल ईयर 2023 में था, अभी 5.4% रहा है। यानी कहीं ना कहीं रिटेल इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी, कंज्यूमर बास्केट में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, महंगाई कम दिखी है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट 0.7% रहा है जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वहीं अगर 23 की बात करें तो 2% ऑफ जीडीपी था। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में इट वाज 2% of GDP, while in financial year 24 it was just 0.7% of GDP. That is a good sign for the economy. 55% of tax collected accrued from direct tax. From direct tax we got 55% of our tax, while from indirect tax we got 45%. So direct tax has a greater amount of collection. So direct tax is greater than indirect tax, okay, by 10%. Our second chapter, that is monetary and financial sector development. Credit disbursal by scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks के द्वारा जो credit disbursal हुआ है grown by 20.2% at the end of March 2024. We have grown the credit disbursal, we have grown the loan amount by 20.2%. Agriculture and allied activities witnessed double-digit growth. Agriculture and its allied activities like poultry farming, like dairy milk, etc. These increased a double-digit growth in credit sector during financial year 2024. Industrial credit growth was 8.5%. Industrial credit growth. See, industrial areas में industries को, startups को, फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग हब्स को कहीं ना कहीं क्रेडिट का बहुत आसान तरीका मिल गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने इन्हें सब्सिडाइज्ड वे में क्रेडिट अवेल करवाने की गारंटी दी थी और यहां बिल्कुल वो देखने को मिला है। इसी वजह से 8.5% का यहां पर ग्रोथ रेट अप दिखा है कंपेयर टू 5.2% इन लास्ट ईयर। 5.2% क्रेडिट ग्रोथ था इनका लास्ट ईयर में, लेकिन अब इससे भी ज्यादा हो गया, दैट इज 8.5%। यानी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को लोन ज्यादा दिया जा रहा है। ये एक अच्छी साइन है, ये एक अच्छा साइन है फैक्ट्रीज के ग्रोथ का। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट जस्ट अ गोल बट ऑल्सो एन इनेबलर फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ
जी हाँ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड एलिमिनेशन पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, और अगर हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए यानी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे बड़ा टास्क है। जी हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी अमिड प्लेंटी। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया की जो रैंक रही है वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो इंप्रूव हुई है बाय 6 प्लेसेस। 2018 में ये 44th प्लेस पे था और 23 में ये 38th प्लेस पर आ चुका है। ये एक बहुत अच्छा साइन है, यानी लॉजिस्टिक सेक्टर में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। The moderation in merchandise import and rising services exports have improved India's current account deficit. India's current account deficit have been decreased due to these two factors, that is merchandise import and service export. Okay, India is gaining market share in global export of goods and services. That is good and fine. Its share in global goods export was 1.8%. ग्लोबल गुड्स के एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर रहा है वो 1.8% रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 1.7% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16 to 20। फाइनेंशियल ईयर 16 से 20 अगर हम 4 और 5 सालों का डेटा को एवरेज करें तो वो 1.7% था, वहीं अभी हमारा 1.8% है, यानी लास्ट 5 ईयर के डेटा को एवरेज को हमने क्रॉस कर लिया है। ये भी एक अच्छी चीज है कि ग्लोबल गुड्स के एक्सपोर्ट में हमारा अमाउंट जो है, हमारी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। 1.8% हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा है। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय 4.9%। सी द सर्विस एक्सपोर्ट of India has grown by 4.9% in financial year 2024, and that is the reason it helped in balancing of current account deficit, sir. Merchandise export and service exports are the two sectors जहां से हमें हेल्प मिली थी कहीं ना कहीं। मर्चेंडाइज इंपोर्ट और राइजिंग सर्विस एक्सपोर्ट, इन्होंने हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को डाउन किया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। चलिए, स्पेशली यहां पर भी लार्जली ड्रिवन बाय आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सो करंटली दिस सेक्टर इज बूमिंग। दिस इज द डेटा ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व हमारा अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो $640 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये एक अच्छा साइन है। फिलहाल हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डाउन हुआ है, बट फिर भी एक अच्छे लेवल पर है। ठीक है, इट शोज द साउंडनेस ऑफ द हेल्दी साउंड ऑफ आवर इकोनॉमी। 4th चैप्टर यहां शो कर रहा है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल। प्राइसेस और इन्फ्लेशन जो रही है मार्केट में वो टोटली अंडर कंट्रोल में रही है। ओके, सो द सर्वे हाईलाइट्स अबाउट द इन्फ्लेशन रेट वॉज स्टेबल। द सर्वे हाईलाइटेड दैट इन्फ्लेशन रेट वॉज स्टेबल। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा नहीं रहा है, रिफ्लेक्टिंग इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट जो रहा है वो काफी अच्छा रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही यहाँ डिसाइड करेगी कि इन्फ्लेशन रेट का टारगेट क्या होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्राइस कट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइस कट एलपीजी के लिए शो किया है, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। रिजल्ट इन रिटेल फ्यूल इन्फ्लेशन स्टेड लो। फ्यूल का जो इन्फ्लेशन रहा है रिटेल में वो कम रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इन फाइनेंशियल ईयर 2024 कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन डिक्लाइंड। कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू एन इंप्रूव्ड सप्लाई ऑफ की इनपुट मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के काम आते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी इन्फ्लेशन कम देखने को मिला है। फूड इन्फ्लेशन स्टूड एट 6.6%। फूड इन्फ्लेशन हैज been shown as a 6.6% in financial year 2023, which has increased to 7.5% in financial year 2024. So this is important. Food inflation जो यहाँ रहा है, food inflation यहाँ जो रहा है वो increase हुआ है 6.6% से 6.6% से यहाँ पर 7.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लगभग 0.9% का इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला है। ये एक अच्छा टास्क नहीं है, ये एक अच्छा साइन नहीं है, बट ठीक है, ये एक कंट्रोल्ड लेवल पर है, ये अंडर कंट्रोल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। मीडियम टर्म आउटलुक, अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया।
Key areas of policy focus in the short to medium area. So these are the key areas of policy. These are the key areas of policy. Job and skill creation. Tapping the full potential of agriculture sector. Agriculture sector का हमें full potential चाहिए. Addressing MSME. Managing India's green transition. Definitely dealing with the Chinese conundrum. Deepening the corporate bond market. Tackling the inequality and improving our young population quality of health. Sixth, investment and infrastructure की बात करें. On infrastructure front, the economic survey highlights the need for continued setup of infrastructure investment. हमें continuous infrastructure investment करना चाहिए, ठीक है. Under railway connectivity, रेलवे की कनेक्टिविटी की बात करें या फिर 7 न्यू पेयर्स ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स की बात करें, देखा जाए तो टोटल अमाउंट यहां पर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ये एक अच्छा साइन है. पोर्ट कैपेसिटी टोटली इंप्रूव हुई है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, लीडिंग टू इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल ईयर 24 to 34 आवर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025. इंडस्ट्री की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, has continuously improved from financial year 21 to financial year 2024. After the general election, union government capex has grown by 8.2% during July to November 2024. बात करें सर्विस सेक्टर की, तो ग्लोबल लेवल पर शेयर इन ग्लोबल लेवल पर अगर सर्विस का देखें तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है. So the service sector continues to perform well in financial year 2024, emphasizing the survey. A notable growth in the Q1 and Q2 resulted in 7.1% growth in the first half of the 7.1% growth रही है first half of 2025. चलिए, सर्विस सेक्टर अभी लार्जेस्ट सबसे हाईएस्ट स्पेस पर आगे बढ़ने वाला सेक्टर रहा है. अगर एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्दी खरीफ का प्रोडक्शन रहा है, मानसून नॉर्मल रहा है, एडिक्वेट रिजर्वायर है हमारे पास, ठीक है. टोटल खरीफ का फूड प्रोडक्शन देखें तो हायर रहा है बाय 5.7% से, ठीक है, लास्ट ईयर के. और अगर एवरेज देखें तो 8.2% है लास्ट 5 ईयर का, तो लगभग हम एवरेज के नजदीक ही हैं, ज्यादा दूरी पर नहीं है. 10th, क्लाइमेट और एनवायरमेंट की बात कर लें तो एडेप्टेशन की बात की गई है यहां पर कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें एडेप्टेशन की टेक्निक्स भी सीखनी है. कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट जो करना है इस तरीके से करना है कि वो सस्टेनेबल रहे और वो एडेप्टेशन के लिए अच्छा रहे. नीड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ थर्मल पावर through adaptation of new technologies like supercritical, ultra supercritical and advanced ultra supercritical technologies. Launched mission life to enable environmental sustainability, high income growth to achieve the status of developed country by 2047. डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए 2047 तक हमारे पास टारगेट है और नेट जीरो एमिशन के लिए 2070 तक का हमारे पास टारगेट है. अभी इसमें समय है, बट ऑल्दो हमारी स्पीड इसको लेके काफी अच्छी है. सोशल सेक्टर की बात करें, एक्सटेंडिंग रीच, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो रहा है फाइनेंशियल ईयर 15 से 22 के समथिंग में वो इंक्रीज रहा है. गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ने 29% से अपने एक्सपेंडिचर को 48% तक बढ़ा दिया है, ये एक अच्छा साइन है. तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो पब्लिक का है वो डिक्रीज हो गया है. अब पब्लिक के जेब से पैसा हेल्थ पर कम खर्च हो रहा है, ये एक अच्छा साइन है. गवर्नमेंट की सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर बिल्कुल इंक्रीज हुई है एनुअल ग्रोथ रेट के. एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है गिनी कॉफिशिएंट को, तो गिनी कॉफिशिएंट को भी पढ़ लेते हैं. गिनी कॉफिशिएंट जो यहां रहा है वो इनइक्वालिटी को शो करता है. इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज बीन डिक्लाइन. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो इनइक्वालिटी होती है उसे गिनी कॉफिशिएंट मेजर करता है और ये टोटली दिन ब दिन डिक्लाइन हो रहा है. तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो भी इनइक्वल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है. अगेन अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी. एम्प्लॉयमेंट की बात करें और स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई सेक्टर इमर्ज हुआ है हाईएस्ट हाईली वाइब्रेंट सेक्टर के रूप में. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट हाईली कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. To provide equity funding to MSME with the potential to scale up, the government has launched Self-Reliant India Fund with a corpus of 50,000 crore. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो कि 50,000 करोड़ का है, जो एमएसएमई को हेल्प करेगा फ्यूचर में ग्रोथ करने में. लेबर इन एआई एरा की बात करें, क्राइसिस और कैटलिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एआई जो है वो लेबर ऑगमेंटिंग रहेगा रेदर देन लेबर रिप्लेसिंग. लेबर को रिप्लेस करने के बजाय एआई हेल्प करेगा लेबर को ग्रोथ करने में. जी हाँ, इसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है. we need to go through these measures. That is, first is practicality. That AI is currently shown
एक्सपेरिमेंटल एंड अनइवन यूटिलिटी। एआई जो अभी चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर चल रहा है और इसकी एक प्रॉपर यूटिलिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। रिलायबिलिटी की बात करें तो एआई की रिलायबिलिटी अभी क्रिटिकल स्टेज पर है। अगर रियल सिनेरियो में देखें, रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन में देखें, तो अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी सेक्टर में इसका फेल्योर होता है तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है हमारे लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एआई एट स्केल रिक्वायर्स सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एआई से रिगार्डिंग हमें काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें डेटा सेंटर्स की आवश्यकता रहेगी, क्लीन डेटा पाइपलाइंस की आवश्यकता रहेगी, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हमें रिक्वायर होंगे, ठीक है। इसके लिए अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, ऑल्दो वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दिस गोल्स। रिसोर्सेज की बात करें देन हाई एनर्जी कंजम्पशन रिसोर्सेज लाइक डिपेंडेंसी ऑन स्केर्स मिनरल्स फॉर हार्डवेयर, फाइनेंस, मेकिंग सस्टेनेबल इनोवेशन essential. These are some topics that economic survey has dealt with. और लेबर इन एआई एरा में यहां पर इन चीजों की बात की है जहां पर प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, दैट इज बजट। थैंक यू।